नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उनमें मैथ्स की पेडागोगी कैसी पूछी जाएगी, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को मैथ में दिक्कत है, मैथ की पेडागोगी में दिक्कत है। तो यहाँ हम क्वेश्चन से आपके पेडागोगी को क्लियर करने। पहला है, मैथमेटिक्स लर्निंग इज बेस्ट प्रमोटेड थॉट। गणित अधिगम को सबसे बेहतर बढ़ावा मिलता है। जो गणित अधिगम है, सबसे बेहतर बढ़ावा कैसे मिलता है? देखो यहाँ पे दिखा रोट लर्निंग। रोट माने होता है याद करना। याद मैथ याद करेंगे नहीं, कंसेप्ट है समझेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ये सही होगा। मेमोराइज करने पे ओनली, केवल जो है उसे मेमोराइज कर लेंगे, तो याद कर लेंगे, ये भी गलत होगा। डिक्टेशन, डिक्टेट कर लेंगे, लिख लेंगे, जैसा मास्टर ने बताया वैसा लिख लिया, डिक्टेट कर लिया, ये भी गलत हो गया। बच्चा कैसे सीखेगा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है सीखेगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 177। देखो, प्राइमरी स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य पर्पज क्या है? मेन पर्पज जो है प्राइमरी स्टेज पर क्या है बच्चों? हम प्राइमरी स्टेज में बच्चे का मेन पर्पज क्या होगा मैथमेटिक्स के लिए? फार्मूला मेमोराइज। फार्मूला मेमोराइज का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चा रट लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या इससे हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। देखो, सीटेट ने कहा था कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो लॉजिकल थिंकिंग होगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तार्किक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल थिंकिंग सही होगा। पासिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम को पास करना सिर्फ जुगाड़बाजी से, गलत होगा। होमवर्क कंप्लीटेड, क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? इससे भी हो सकता है। इसका आएगा बी कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। हम बच्चे को मैथ के द्वारा क्या करते हैं? लॉजिकल थिंकिंग करवाते हैं। और इसी के अनुसार मैथ सीडीपी में पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत का पहला कहता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थ्योरी। यानी बच्चे को हम लॉजिक सिखाएंगे, मैथमेटिक्स सिखाएंगे, ये सब काम करेंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है इसी पे काम करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे एरर है। एरर एनालिसिस हेल्प द टीचर टू। हम त्रुटि विश्लेषण शिक्षक की सहायता करते हैं। बच्चा जो एरर करता है, गलतियां करता है, त्रुटियां करता है, उसका टीचर जब एनालिसिस करता है तो वो क्या होता है? यहाँ पे देखा, पनिश स्टूडेंट को पनिशमेंट देने के लिए, दंड देने के लिए। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकता है। इंक्रीजेज होमवर्क, होमवर्क को बढ़ा देना होता है। या कंपेयर स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम कंपेयर करें। देखो, कंपेयर जो है वो गलत होगा। हम बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन बी हो गया। देखो, कंपेयर हम कंपेयर कंपेयर केवल बच्चे का जो ये नॉलेज है उसके प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज से कर सकते हैं। इसके प्रीवियस नॉलेज से हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट का कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि बच्चे में हीन भावना की प्रवृत्ति जागेगी। वो कहेगा ये ज्यादा अच्छा है, हम ज्यादा खराब है, इसलिए कंपेयर नहीं करते। इसका ऑप्शन आएगा आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज। हम बच्चे की कठिनाइयों का आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1919 देखिए। गणित प्रयोगशाला उपयोगी है। जो गणित प्रयोगशाला है वह उपयोगी है क्योंकि यह
इनकरेज एक्सप्लोरेशन हो सकता है, प्रमोट रूट लर्निंग, याद करने को प्रमोट करना, बच्चे को याद करवाना, रिड्यूस इंटरेक्शन, देखो रिड्यूस माने होता है कम करना, इंटरेक्शन माने अंतः क्रिया, उसकी अंतः क्रिया इंटरेक्शन को क्या करना, इंटरेक्शन को कम करना, ये रिड्यूस नहीं करना है बल्कि और प्रमोट करना है। क्या होगा, एवॉइड एक्टिविटीज, एक्टिविटी को एवॉइड कर देना, ये गलत हो गया। इनकरेज क्या होगा, एक्सप्लोरेशन, खोजी प्रवृत्ति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये सवाल आपको ऑप्शन ए सही होगा। ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या, देखो जो हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं बालक को, वो किससे पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं जियो बोर्ड से। यह एक ऐसे इस टाइप का एक बोर्ड होता है, इसी को हम जियो बोर्ड कहते हैं। उस पे पीछे हम मिरर लगा देते हैं ऐसे, और इस पे पेज रख देते हैं, और मिरर लगा करके हम क्या देखते हैं ऐसे, इसमें चित्र बनाते हैं। तो जियो बोर्ड जो ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, हम कैसे पढ़ाते हैं बालक को, जियो बोर्ड से पढ़ाते हैं। जियो बोर्ड से हम बालक को ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पढ़ाने का तरीका पूछ रहा है, कैसे पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड से हम पढ़ाएंगे, व्याख्यान विधि दे करके पढ़ाएंगे, या उच्च कक्षाओं में हायर लेवल में पढ़ाते हैं। कि आप जो टीचर बनोगे, ये लेक्चराल की सैलरी नहीं मिलेगी, आपको टीचर की सैलरी मिलेगी, 60,000, 70,000, 80,000, ये टीचर की सैलरी। लेक्चराल की सैलरी अलग होती है, और ये 11 और 12 से शुरू होते हैं, इसलिए आप लेक्चर नहीं है। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड कर सकते हैं, डिक्टेशन मेथड से नहीं, स्टोरी टेलिंग वनली, केवल जो है स्टोरी कहानी सुना देने से यह भी होगा। प्रदर्शन की विधि से हम क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। तो अगर हमें ज्योमेट्री पढ़ाना है तो हम किस मेथड से पढ़ाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएंगे, प्रदर्शन की विधि से पढ़ाएंगे। और जियो बोर्ड के द्वारा जो है हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं बालक को। क्वेश्चन नंबर 21, गणित में मूल्यांकन का मुख्य फोकस होना चाहिए। मैथ में जो इवैल्यूएशन होगा उसका मेन फोकस किस पे होना चाहिए। पहला है मेमोराइजेशन वनली, केवल याद करने पे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जहां अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। कंसेप्चुअल माने कंसेप्ट की जहां समझ होगी वो सही होगा। हैंड राइटिंग, स्पीड, इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को क्या होना चाहिए, कंसेप्ट जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आपके भी क्या होगा, कंसेप्ट। अगर आपका ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप सीटेट पास हो गए, और जब तक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक सीटेट पास नहीं हो गए। तो आप जो है इसके लिए कंसेप्ट, एक क्वेश्चन और, गणित में शिक्षण सहायक सामग्री टीएलएम, टीचिंग लर्निंग एड्स, मैथमेटिक्स हेल्प टू क्लियरिफाई कंसेप्ट हो सकता है। इंक्रीजेस फियर, फियर माने भय, डरावना, डरावना के लिए हम टीएलएम यूज करते हैं। देखो इतना बड़ा का जियो बोर्ड है, नहीं, गलत है। रिड्यूस जो होता है कमी, कमी कर देना, ये गलत है। कंफ्यूज कर देना लर्नर्स, लर्नर्स माने होता है छात्र, स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देना, ये भी गलत हो गया। क्लियरिफाई कंसेप्ट, हम टीएलएम का जो यूज करते हैं, जो उसका कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए करते हैं, स्पष्ट करने के लिए करते हैं, इसलिए क्लियरिफाइंग द कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एम्फेसाइज कर रहा है कि यह कंस्ट्रक्टिव अप्रोच एम्फेसाइज, जो रचनावादी उपागम है किस पर देना है, पैसिव लर्निंग। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो पैसिव लर्निंग की बात गलत है। एक्टिव जहां रहेगा, सक्रिय रहेगा, क्रियाशील रहेगा,
पार्टिसिपेशन सही होगा, पनिशमेंट दंड देना गलत हो जाएगा, मेमोराइज याद करना गलत हो गया। तो हमें बच्चे को क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। जहां भी बच्चा रहेगा अगर एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट होगा वो लर्न करेगा, सीखेगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेंट। गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका है। गणित शिक्षक देखो, जहां पर ये चाहे शिक्षक आए, चाहे गणित का शिक्षक आए, चाहे कोई भी शिक्षक आया, वो हमेशा जो है फैसिलेटर के तरह करता है, सहायक की भूमिका निभाता है। ये कहना जो है पियाजे की है और वाइगोस्की की है। पियाजे और वाइगोस्की कहता है कि कंस्ट्रक्टिज्म में जो टीचर है वो फैसिलेटर का काम करता है। वो बच्चों को क्या करता है, फैसिलेट करता है, पढ़ाता नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षक जो काम आएगा, जहां टीचर का मेन काम आ गया वो फैसिलेटर का काम है, डिक्टेटर का नहीं काम है, एग्जामिनर वनली, कंट्रोलर वनली, ये सब काम नहीं है। वनली वन फैसिलेटर का काम है, सहायक की भूमिका निभाता है। बच्चों को जहां पे दिक्कत होती है, जहां पे परेशानी होती है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग शब्द समस्या उपयोगी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग उपयोगी है क्योंकि कंटेंट मैथमेटिक्स विथ डेली लाइफ, जहां पे डेली लाइफ से इसके कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट मैथमेटिक्स विथ डेली लाइफ, कनेक्ट माने जुड़ना, जोड़ना, कनेक्ट करना है, जोड़ना है। मैथमेटिक्स को जोड़ने के लिए डेली लाइफ का जहां उपयोग करेंगे बच्चा सीखा, क्योंकि बच्चा हमेशा डेली लाइफ में वो काम कर रहा है, उससे बच्चा सीख जाएगा। इंक्रीज फियर, डरावना, वेस्ट टाइम, टाइम को वेस्ट करना, रिड्यूस थिंकिंग, उसकी कमी को रिड्यूस करना, कम करना भी गलत हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, उसकी समस्याओं पे ध्यान। एक है देखो रिमेडियल, रिमेडियल टीचिंग क्या कहलाता है, फास्ट लर्नर ओनली, स्लो लर्नर ओनली, टीचर ओनली, पेरेंट्स। रिमेडियल टीचिंग इज प्रोवाइडेड फॉर, ठीक है, फास्ट लर्नर ओनली, केवल फास्ट लर्नर के लिए होता है, स्लो लर्नर एंड स्टूडेंट विद डिफिकल्टी, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जिनमें क्या होता है, कठिनाई होता है, हम उपयोग करते हैं। देखो दो चीजें याद रखो, एक का नाम है डायग्नोसिस टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोसिस टेस्ट, ये डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट में क्या करते हैं कि हम बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाते हैं, बच्चे को जहां प्रॉब्लम हो रही है उस समस्या का हम पता लगाना डायग्नोसिस करता है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में सोचो, अगर कोई बीमार है तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो क्या कहता है, पहले इसका डायग्नोसिस टेस्ट कराइए, यानी इसका परीक्षण कराइए। तो इससे बालक की कठिनाइयों का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं, और इसके डायग्नोसिस टेस्ट में बालक की जो डिफिकल्टीज है, कठिनाइयों का पता लगाते हैं, यही करते हैं, इसके डिफिकल्टीज का पता नहीं। और इसके बाद तब आता है रीमेडियल, उपचारात्मक में क्या करता है, अगर हमने बालक की कठिनाई का पता लगा लिया है तो हम क्या करते हैं, उसको उपचार करते हैं, दवा देते हैं, ठीक करते हैं। तो रिमेडियल में क्या होता है कि बच्चे की कठिनाइयों को दूर करते हैं, बच्चे की कठिनाइयों को दूर करते हैं,
जो उनकी डिफिकल्टीज है उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दूर करते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं रिमेडियल। तो रिमेडियल क्या है, बच्चे की जो स्टूडेंट की कठिनाइयां है या जो स्लो लर्नर है उसकी डिफिकल्टीज को हम दूर करना ही रिमेडियल कहलाता है। तो रिमेडियल के बारे में पूछेगा तो देखो ये बी सही होगा, सी नहीं होगा, टीचर ओनली और पेरेंट्स ओनली, टीचर है पेरेंट्स है केवल, इसका आपको ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 से CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, तो यहाँ लिखा है CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। देखो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी इसमें क्या होगा, एफ और एस से दोनों तरह से बच्चे का इवेल्युएशन कर। कॉम्प्रिहेंसिव में मतलब होता है स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट। स्कॉलिस्ट का मतलब होता है शैक्षणिक, स्कॉलिस्ट एंड को स्कॉलिस्ट शैक्षणिक, शैक्षणिक स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट। शैक्षणिक माने शिक्षा से संबंधित और यह इन द क्लास होता है, यह क्लास के अंदर होता है, यह आउट ऑफ क्लास होता है, क्लास के बाहर होता है। बच्चे को हम शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों कार्य सिखाते हैं, स्कॉलिस्ट और को स्कॉलिस्ट दोनों सिखाते हैं, और इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। कंटिन्यूअस या फे और एस से, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट को हम कहते हैं कंटिन्यूअस, लगातार दोनों क्रियाएं होती है, सालों भर होती है। इसके बाद इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन हम करते हैं, और इवैल्यूएशन कैसे हम बच्चे का करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे का क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। आप क्वेश्चन, आपको कैसे इवैल्यूएशन होता है, आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, आपका इवैल्यूएशन हो रहा है वहां पे, आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। अगर आपका इवैल्यूएशन सही है आप पास हो गए, इवैल्यूएशन सही नहीं है नहीं पास हो गए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बच्चों का क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। तो सीसी का मतलब यही होता है कि हम इस तरह से, अब देखो यहां पर ऑप्शन पे आते हैं, ईयर एंड एग्जाम ओनली, वर्ष के अंत में परीक्षा, ये भी होता है लेकिन ये भी समेटिव असेसमेंट होता है, इसको भी होना जरूरी है क्योंकि इसी के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। अगर एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। तो ये कंटिन्यूअस असेसमेंट, नो असेसमेंट, ओरल टेस्ट ओनली, इसका कौन सा आएगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट। ये असेसमेंट के पार्ट है, सीसीई जो है असेसमेंट के क्या है, पार्ट है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। तो इसका आपको मतलब ये हो गया, समझा दिया गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, गणितीय चिंतन विकसित होता है, कहता है गणितीय चिंतन विकसित होता है, मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट कैसे होता है, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, मेमोराइज ओनली, कॉपी नोट्स, नोट्स कॉपी कर लेना, डिक्टेशन लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप रीजनिंग नहीं लगाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका मैथमेटिकल चिंतन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कर रहा है पीयर लर्निंग, यहां पर है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग क्या होता है, पीयर माने हो देखो सहपाठी, सहपाठी माने साथ पढ़ने वाला या वाली, दोनों कह सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं बॉयज भी हो सकते हैं, क्लासमेट्स जिसे कहते हैं, जो आपके क्लास में पढ़ रहा है,
वो क्या होगा, वो पीयर होता है, वो पीयर होता है, सहपाठी होता है। अच्छा, सहपाठी, अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लो आपकी एज 18 ईयर है और आपका क्लासमेट जो है 45 ईयर का है, तो एज काफी गैपिंग है। इसके बावजूद जो 18 वर्ष का बालक है वो 45 के बालक से ओपनली बात करता है। सहपाठी में क्या होता है, बालक जो है अपने दिल की बात खुले दिल से करता है, खुले दिल से बात करता है, हिचकिचाता नहीं है, खुले दिल से बात करता है। दिल की बात जो है अपने क्लासमेट से करता है, क्योंकि माँ बाप से कहेगा नहीं, टीचर से कहेगा नहीं, कहेगा किससे, क्लासमेट से कहेगा, फ्रेंड से कहेगा। तो क्लासमेट्स और फ्रेंड से फ्रेंकली बोलता है, और जब फ्रेंकली बोलेगा तो दूसरा आदमी भी फ्रेंकली बोलेगा, तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो पीयर लर्निंग में भी क्या करता है, बच्चा सीखता है। कैसे, कोलेबरेशन। देखो, आइसोलेशन माने होता है अलग रख करके, आइसोलेशन माने होता है सेपरेट, अलग होना गलत हो जाएगा। कंपटीशन वाले गलत हो जाएगा। फियर, डराकर। कोलेबरेशन करके, कोलेबरेट करके, सहयोग करके, इसमें दोनों पर्सन क्या करते हैं, एक दूसरे को कोलेबरेट करते हैं, जिससे क्या होता है, पीयर लर्निंग होता है। एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। आपको एनसीएफ जो है 2005 पढ़ना है, कि अभी ओल्ड सिलेबस है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ओनली टीचर्स नहीं होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए, रोड। क्या होगा, एनसीएफ 2000 का कहता है कि सीसीए होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए। हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, बच्चों के अकॉर्डिंग सिखाए। सीसीए का मतलब होता है बच्चों के अकॉर्डिंग। जैसे आज बारिश हो रही है और बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, डांस करना चाहते हैं, तो आपको डांस ही कराना पड़ेगा, अपना नहीं पढ़ाना। और जब हम कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो पढ़ाएंगे, ये टीचर सेंटर्ड हो जाता है। टीचर कहता है चाहे 2 बच्चे आए चाहे 4 बच्चे आए, हम पढ़ाएंगे, तो टीचर सेंटर्ड हो जाता है। बच्चे पढ़े या ना पढ़े, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, मान लो कहीं गया है, रात भर जाग गया है, आकर के नींद ले रहा है, टीचर पढ़ाते जा रहा है, इससे कोई मतलब, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, आपको एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसलिए एनसीएफ 2005 कहता है कि हम बच्चे को क्या करेंगे, सीसीए बेस करेंगे और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनाएंगे। बच्चे की इंटरेस्ट होगा, रुचि होगा, दिल होगा, तभी पढ़ेगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ते हुए चला जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है मैथ की पेडागोगी भी देखें, और इस तरह से आप मिलते रहेंगे और हम लोग डिफरेंट प्रकार की पेडागोगी पढ़ते रहेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।